हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी जो हमने स्टार्ट की है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट ग्लोसरी कंप्लीट है हमारा, डिस्कशन कर रखा है बिल्कुल विद करंट अफेयर के साथ, एक एक लाइन को हमने इसमें समझाया है। तो आज एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 है 1950 से 1990 का, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की दशा रही है, जो भी हमारी अचीवमेंट्स या जो भी हमारी कुछ कमियां रही हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, इसमें भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य हैं उनको हम जानेंगे। 1950 से 1990 तक अलग अलग क्षेत्रों कृषि उद्योग में अपनाई गई जितनी भी विकास से संबंधित नीतियां हैं उनको हम समझेंगे, और फिर जो भी हमारी नियमित अर्थव्यवस्था है उसके गुण और सीमाओं की विवेचना करेंगे। तो भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन यानी कि डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ी बहुत वेराइटीज़ इस जीवन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगी। ये पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। अब पहली पंचवर्षीय योजना आप सबको पता है 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, और ये 1956 तक थी। 5 साल का टारगेट था इसमें। और भारतीय जो योजना आयोग था 1950 में बना था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जो फैक्ट आपके लिए ज़रूरी हैं वो सारे इसमें बताए जाएंगे, आप नोट कर लेना। उसके बाद है 15 अगस्त 1947 के दिन। अब आप देखिए, इंट्रोडक्शन है ये कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे हाथों में था। अब हमें ही देखना था अपने राष्ट्र को किस तरीके से हमें कहाँ तक लेके जाना है। तो स्वतंत्र भारत के नेताओं ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए काम करे। अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, अलग अलग प्रणालियां हो सकती हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु सोवियत संघ की उस नीति के वो पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, चाहे वो खेत हैं, कारखाने हैं, वो सरकार के अंतर्गत हो। अब कोई निजी संपत्ति नहीं थी। तो लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह भारत जो अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों या फिर संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना, ये संभव नहीं था। मतलब सोवियत संघ में तो क्या था, सब कुछ समाजवाद के हाथ में था, सब कुछ सरकार के हाथ में था। लेकिन नेहरू स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के विकल्प की, यानी कि एक बहुत अच्छा विकल्प वो लेकर आए। बुनियादी तौर पर इन्होंने समाजवाद की से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जिसमें समाजवाद की भी विशेषताएं हों और कमियां ना हो। भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, पावर्ड होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का विस्थान होगा। तो अलग अलग जो प्रणाली हैं, देखिए, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, ये सूची आप खुद भी देख सकते हैं। ये आप सर्च कर सकते हैं कि किस किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कहाँ पर समाजवादी और कहाँ पर मिश्रित। तो किसी कृषि फार्म पर ये एक्टिविटी है। अब आप देखिए, ये प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने। देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किस प्रकार किया जाए और किसके बीच इनका वितरण किया जाए। तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। बाजार अर्थव्यवस्था में इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होता है। यहाँ पर श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता होगा, अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। श्रम की अपेक्षा अगर पूंजी सस्ती है तो पूंजी प्रधान तकनीक का यूज़ होगा। लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। जब लेबर सस्ती होती है तो लेबर को ज़्यादा यूज़ करेंगे, कैपिटल सस्ती है तो कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता, किसी को ज़्यादा किसी को कम। अमीर ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। फिर समाजवादी समाज में सरकार ही निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है। तो इसमें भी क्या है, समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराता है। निजी संपत्ति का इसमें कोई स्थान नहीं होता, प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। तो चीन में, क्यूबा में ऐसी ही अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी है अमेरिका में। ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, आजकल अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जो हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर सरकार और बाजार दोनों मिलकर किन वस्तु का उत्पादन करे, क्या करे, किस प्रकार वितरण किया जाए, और किस प्रकार उत्पादन हो, लेबर इंटेंसिव यूज़ करे या फिर कैपिटल को यूज़ करे। तो दोनों ही मिलकर इसमें काम करती हैं और इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है।
अब है योजना क्या है। योजना किसी देश के संसाधनों का जो प्रयोग है वो किस प्रकार किया जाए, किस क्या उद्देश्य है, कैसे उनको पूरा किया जाए। तो भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि के लिए होती थी, पंचवर्षीय योजना इनको कहा जाता था। हमारे जो योजना के वर्ष 2017 तक का प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना के ही उद्देश्यों का उल्लेखन नहीं है, बल्कि आगामी 20 साल के जो उद्देश्य हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। 2020 प्रोग्राम जिनको बोला गया था, 20 सूत्री जो प्रोग्राम थे, ठीक है, 1975 में इनको स्टार्ट किया गया था। लेकिन टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी हुई हैं इंडिया में 2012 से 2017। ये हमारी लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन उससे पहले ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसको फिर इसमें 15 साल का एजेंडा हम लेके आए हैं कि हमारी सरकार आने वाले 15 साल में इस तरीके से अचीवमेंट्स करेगी। अब 5 साल के लिए उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी ये दृष्टिकोण है। 1950 में प्रधानमंत्री ने योजनाओं की स्थापना की है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो इनके लक्ष्य क्या थे पंचवर्षीय योजनाओं के, कि भाई समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। पहली पंचवर्षीय योजना जैसे मेनली कृषि पर डिपेंड थी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। देश में वस्तु और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये हमारे लक्ष्य थे। भंडार, परिवहन, पैकिंग, पूंजी सेवाओं का उत्पादन, ये सब हमारे लक्ष्य रहे हैं। अब जो महालनोबिस हैं, भारतीय योजनाओं के निर्माता जिनको कहा जाता है, अनेक विचारकों का वैसे योगदान रहा है, लेकिन मेनली जो है पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम ही लिया जाता है, स्टैटिशियन थे ये। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी, इनका मेनली योगदान इसमें रहा है। जो पहली योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना का पहली 5 ईयर प्लान अगर हम कहें, वो हैरडोमर मॉडल पर बेस्ड थी, हैरडोमर मॉडल, ठीक है। और जो दूसरी योजना थी, दूसरी 5 ईयर प्लान थी, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। तो ये बातें आप नोट कर लेना। अब इनका बता रखा है, इनका जन्म कब हुआ, 1893 में कलकत्ता में। इनकी शिक्षा यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, फिर 1945 में ब्रिटेन की एक सोसाइटी का सदस्य इनको बनाया गया, फिर एक वैज्ञानिकों का एक प्रतिष्ठान संगठन है ठीक है। तो महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और संख्या नाम एक जर्नल निकाला, जो आज भी सांख्यिकीविदों के लिए एक विचार विमर्श का एक मंच बना हुआ है। तो द्वितीय योजना में यही था कि पीसी महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए वही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया, और एक महान विद्वता का ये घोतक है। समाजवादी जो एक योजना संबंधी दृष्टिकोण को ये महालनोबिस क्या करते थे, थोड़ा अस्वीकार करते थे, और इन्होंने अपना योगदान बहुत दिया है, जिसका फ़ायदा हम आगे तक भी उठाते रहेंगे। अब है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, जिसमें देश के विकास के साथ साथ एक संरचनात्मक परिवर्तन, देश में कृषि का अंश भी हो, उद्योगों का भी हो, लेकिन सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो देश की तरक्की ज़्यादा होती है। गरीब देश की अपेक्षा की जाती है। जीडीपी में कृषि का अंश अगर 50% से अधिक था 1990 में, अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर का जो पार्ट था वो 40.59% हो गया था, और ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से दोनों से ही ज़्यादा था। लेकिन अगर आज हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 55% जो जीडीपी में योगदान है वो सर्विस सेक्टर का है, जो कि एक अच्छी बात है। हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, लेकिन किसी एक सेक्टर की तरफ ही ज़्यादा फोकस ना हो, हमें तीनों सेक्टर को ही ग्रोथ के लिए एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो आधुनिकीकरण अगर बात करें, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो एक नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग करेगा, खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है, एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन कर सकती है। तो आधुनिकीकरण केवल एक न्यू टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना है। इसमें महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर, बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि में भी स्थान होना चाहिए। अब यही अगर हम देखें तो फीमेल की जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 37% है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। आज का वर्तमान का बताया है मैंने आपको। ये उद्देश्य रहे हैं हमारे, उन्हीं को डिस्कस किया गया है। बाकी हम ये कल करते हैं इसका, आत्मनिर्भरता, समानता, फिर हम कृषि। चलो ये दो हम देख ही लेते हैं। जो एक उद्देश्य हमारा हो गया है आधुनिकीकरण,
आत्मनिर्भरता। अब कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने तथा अन्य राष्ट्रों से संबंधित जितने भी आयातित जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उनके प्रयोगों से कर सकता है। तो हमारी पहली जो 7 योजनाएं थी उनमें आत्मनिर्भरता का ही, इंडिपेंडेंट होना, किसी दूसरे पे डिपेंड ना होना, विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों के लिए आत्मनिर्भरता का महत्व बहुत था कि हमें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना। तो हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी, हमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहिए था। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी ज़रूरी है। आधुनिक जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके प्रयोग के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूरी है कि सभी को, प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाए और असमानताएं कम से कम हो। तो 1950 से 90 की अवधि में अगर हम देखें तो पहली 7 योजनाओं में इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में हम यहाँ तक सफल रहे हैं। फिर 1991 के बाद हमने क्या क्या अचीवमेंट्स की, ये हम इसमें अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यही लक्ष्य थे हमारे। हाँ, पहला हमारा ये समृद्धि था, ठीक है ना। पहला समृद्धि, ग्रोथ, और दूसरा था हमारा आधुनिकीकरण, और थर्ड आत्मनिर्भरता और समानता, ठीक है। तो ये 4 हो गए हैं। बाकी हम कल वाले पोर्शन में करेंगे कि कृषि के लिए क्या सुधार किए गए, फिर हरित क्रांति, ठीक है, और सब्सिडी पर हमारी क्या विशेष टिप्पणी रही है, उद्योग और व्यापार में हमने क्या अचीवमेंट्स की हैं 1990 तक, व्यापार नीति हमारी कैसी रही, ये सब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ आप अच्छे से ये नोट्स पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी की एक लाइन ध्यान से पढ़िए। विद करंट अफेयर मैं आपको करवा रही हूँ, अपनी कॉपी अलग से बना लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, इनको टाइम टू टाइम रीड करते रहिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।